बच्चों, आज का टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, तो रासायनिक बलगतिकी की सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। लिखा जाता है द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म by which the chemical reaction take place and the factor influence the rate of reaction is known as chemical kinetics। तो कह सकते हो कि क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, और तीसरा पॉइंट है फैक्टर विच अफेक्टेड द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर इन तीन पॉइंट्स को स्टडी कर लिया जाए तो दिस इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। यानी कह सकते हो कि रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान में भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, उसकी क्रियाविधि, वे कारक जिनके द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड यानी प्रभावित होता है का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से केमिकल काइनेटिक्स की परिभाषा आप लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि इन तीन चीज़ों को अगर स्टडी कर लिया जाए तो ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसके साथ साथ आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी जो कि हम समझाएंगे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एंड द मॉलिक्यूलरिटी, अगर ये इतना पॉइंट समझ में आ जाता है, यानी ये चौथा और पाँचवा पॉइंट, तो ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का पूरा सिलेबस है, ये मान के चलिए। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल चैप्टर है तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन कम अराइज होंगे, न्यूमेरिकल चैप्टर है तो इस वजह से न्यूमेरिकल ज़्यादा अराइज होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना होगा। आगे बढ़ें इसमें, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। रेट का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलता है दर, तो अभिक्रिया की दर, दर जानते हो, फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से दर के बारे में। दर क्या होती है, रेट क्या होती है। जैसे अगर हम कहें किसी भी वस्तु के स्थान परिवर्तन और लगा हुआ समय, ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर बटा लगा हुआ समय, ऐसे करके बहुत सारी रेट हम जो है फिजिक्स में निकालते हैं। वहीं से फिजिकल केमिस्ट्री में आप जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने चलते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज इन कंसंट्रेशन की बात की जाती है, क्योंकि जो रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन में जो भी आप रिएक्टेंट लेते हो या प्रोडक्ट बनाते हो उसमें उसकी कंसंट्रेशन ही मेन रोल प्ले करती है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा अगर उसकी स्टडी की जाएगी तो हम रेट निकाल पाएंगे। ठीक है, पहले शुरुआत करते वक्त ये चीज़ देख लें कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और रेट, ठीक है, स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है तो मेनली तीन टाइप की रिएक्शन होती है। एक होती है फास्ट रिएक्शन, मतलब तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी होती है स्लो रिएक्शन, मतलब मंद अभिक्रिया। और तीसरी होती है मॉडरेट या इंटरमीडिएट रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन यानी मध्यम अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये तीन तरह की रिएक्शन होती हैं। अगर स्पीड के अकॉर्डिंग उसको हम रिएक्शन को डिवाइड करते हैं। तो रिएक्शन के को अगर क्लासीफाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट, तो तीन तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। एक फास्ट रिएक्शन, दूसरी स्लो रिएक्शन और तीसरी इंटरमीडिएट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन जो होती है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो फेम्टोसेकंड में ख़त्म हो जाती है।
इतना कम समय लेती है और वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। बहुत सारी आयनिक रिएक्शन है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप ले लीजिए एग्जांपल में। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, NaOH प्लस HCl एक्वा सोल्यूशन में गिव्स आउट NaCl प्लस H2O, ठीक है ना। नेगेटिव माइनस 13.6 किलो कैलोरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 13.6 किलो कैलोरी ये एनर्जी यहाँ पर जनरेट हो रही है। क्या हो रहा है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है वो बहुत ही कम समय में होती है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड की स्पीड जो होती है ब्रेक होने की, फॉर्म होने की, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। दूसरा पॉइंट आता है स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन जो होती है वो इन अ डे, एक दिन में भी हो सकती है, इन अ मंथ, एक महीने में भी हो सकती है, और इन अ ईयर और सो लॉन्ग, ठीक है, बहुत और समय भी ले सकती है। ये जो स्लो रिएक्शन है वो एक दिन में भी हो सकती है, एक घंटे में भी हो सकती है, एक महीने में भी हो सकती है, एक साल में भी हो सकती है, या एक शताब्दी ले ले कहो तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्लो रिएक्शन की कोई रेट है नहीं, निकाली नहीं जा सकती और कोई उसका एप्लीकेशन भी नहीं है। तो जिसकी वजह से स्लो रिएक्शन का भी रेट नहीं निकाला था। इसका कोई एग्जांपल ले लिया है तो कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाएगा इसका। कितना समय लगेगा कुछ पता नहीं। या फॉर्मेशन ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ H2O, जल का निर्माण। अब सोच रहे हो जल का निर्माण में कितना समय लगता है, बहुत समय लगता है भैया, जल के निर्माण में भी बहुत समय लगता है, ठीक। कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं एक ड्रॉपलेट बनने में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन बहुत स्लो हो गई। अब आती है बारी इंटरमीडिएट रिएक्शन की। इंटरमीडिएट रिएक्शन वो होती हैं जिनकी आप स्टडी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो जो रिएक्शन होती हैं वो एक अप्रोप्रिएट टाइम में, एक प्रिस्क्राइब टाइम में ख़त्म हो जाने वाली हैं, ठीक है। वो टाइम जिसको आप आराम से मेजर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जो होती हैं उनको हम इंटरमीडिएट रिएक्शन कहते हैं। इंटरमीडिएट रिएक्शन में बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल हो जाएगा N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल हो जाएगा CH3Cl प्लस एक्वस KOH गिव्स आउट CH3OH प्लस KCl, ठीक है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल या अमोनिया, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जो इंटरमीडिएट रिएक्शन है, और इनके रेट को आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन होगी। तो आप इस चीज़ को माइंड में मेकअप कर लीजिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट इज फास्ट रिएक्शन, सेकेंड इज स्लो रिएक्शन एंड थर्ड इज इंटरमीडिएट रिएक्शन, ठीक है। तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और मध्यम अभिक्रिया। तो इस तरह से 3 तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं। देखो कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट होती हैं, कुछ रिएक्शन होती हैं जो कई सारे स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। तो जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होती है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, या प्राथमिक अभिक्रिया बोलते हैं, प्राइमरी रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप लेके कंप्लीट होती हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या जटिल अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं आगे, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम लोग लिख लेते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, यानी प्राथमिक अभिक्रिया। देखो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो रिएक्शन होगी ये कैसी होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, मतलब एक स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन होगी, जिसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, द रिएक्शन विच इज़ कंप्लीटेड इन वन स्टेप इन एन स्टेप इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है ना। तो अगर हिंदी में लिखें तो क्या लिखें, ऐसी अभिक्रियाएं जो एक पद में ही पूर्ण हो जाती हैं उन्हें हम प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी एक एग्जांपल इसका लिखा था मैंने, क्या लिखा था, हमने लिखा था CH3Cl एक्वस प्लस एक्वस KOH, इसको एक्वस नहीं रखते हैं, एक्वस KOH, ठीक है। क्या हुआ, OH इसकी जगह पे आ गया और Cl इधर चला गया। इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है,
सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना, एक के स्थान पर दूसरा, है ना। तो CH3OH प्लस KCl, है ना। तो ये क्या बन गया, प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल बन गया, इसे बोलते हैं हम लोग मेथिल अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि अगर एक से ज़्यादा स्टेप में होने वाली रिएक्शन होती, जिसको हम लोग बोलते क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी जटिल अभिक्रिया। देखते हैं अभी इसको भी समझा देते हैं आपको कि कैसे एक स्टेप में है या 2 स्टेप में है। तो उसमें क्या हो जाएगा, CH3 Cl प्लस एक्वस KOH, ठीक है। क्या बन जाएगा, CH3OH, ये भी बन सकता है या ये भी बन सकता है। अब ये भी बन सकता है या ये भी बन सकता है, ऐसा क्यों हो गया, इसको भी समझना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अल्कोहल बन गया, ठीक। तो ये जो स्टेप है, ये जो रिएक्शन है, ये क्या होगी, 2 स्टेप में, फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन होगी। तो ऐसी रिएक्शन जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होगी वो प्राथमिक अभिक्रिया या एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, और जो रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होने वाली है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या जटिल अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ना होगा, हम लोगों को सिंपल रिएक्शन को ही पढ़ना है, लेकिन ये है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी आपको पढ़ने को मिलती हैं। देखिए, तो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, इस रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म लिखने चलना है। मैकेनिज्म आपको समझा देते हैं क्या होती है मैकेनिज्म, क्रिया विधि, ठीक है। इसमें क्या है कि जो एक्वस है KOH, एक्वस मतलब जलीय विलयन है, तो ये आयनाइज होगा K प्लस OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही आपको पता होगा, इसको बोलते हैं लुईस बेस, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि कहीं से भी क्या होता है कि निगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिप्लेस कर सकता है, अगर इसके ऐसा निगेटिव चार्ज हो, या प्रोटॉन भी कभी कभी क्या करता है, खींचता है बाहर की तरफ, ठीक है। फिलहाल यहाँ प्रोटॉन नहीं खींचेगा। तो इस स्टेप में क्या होगा, एक टेट्राहाइड्रल कंपाउंड आपके सामने है, ठीक, OH माइनस। तो ये OH माइनस से अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो माइनस चार्ज आएगा इस पर, प्लस इस कार्बोकैटायन पे OH माइनस अटैक करेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप है इसी को बोलेगा RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है, स्लो स्टेप होता है। अब इस पर भी बात करेंगे कि स्लो स्टेप ही रेट डिटर्मिनिंग क्यों होता है, फास्ट स्टेप रेट डिटर्मिनिंग क्यों नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखनी होंगी यहाँ पर आपको। ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और अगला वाला बॉन्ड ऐड हो रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक इंटरमीडिएट बन गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट, अभिक्रिया मध्यवर्ती जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, वो मॉलिक्यूल होता है जो रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है, ठीक है। इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि इसी से हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये ख़त्म होगा, ये वियोजित होगा या डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, तभी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आगे क्या होगा, एक फास्ट रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन के फलस्वरूप बॉन्ड ब्रेक होगा और OH माइनस क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। OH माइनस आपका ऐड हो जाएगा। OH को हमको सामने से ही रखना चाहिए, OH को हमको सामने से ही रखना चाहिए, ठीक है ना। OH माइनस ऐड हो गया, ठीक। तो इस तरह से करके आपने देखा कि OH वहाँ पर ऐड होता है। तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट कोई वैल्यू नहीं है, आराम से रिएक्शन कंप्लीट होगी। इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो इस तरह से एक ग्राफ बनेगा, जिसमें ये कोर्स ऑफ रिएक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगी एनर्जी, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक। ये प्रोडक्ट हो गया, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ग्राफ में भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, कि इसकी एनर्जी सबसे हाई है।
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसकी एनर्जी का अगर डिफरेंस होगा तो हम ये पता लगा पाएंगे कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। चलो इसको थर्मोकेमिस्ट्री में देखा जाएगा। तो ये जो है इस रिएक्शन में आप देखो तो ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हमेशा आप देखोगे स्लो स्टेप होता है, फास्ट स्टेप कभी भी रेट डिटर्मिनिंग नहीं होता है। डिटर्मिनिंग स्टेप के बारे में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप वो स्टेप है जो स्लो स्टेप होगा, जहाँ पर रेट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, क्योंकि वो स्लो है, और फास्ट स्टेप का रेट मेजर नहीं किया जा सकता, इस वजह से वहाँ पर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं लागू होता है। ठीक है, तो यहीं पर रेट निकाला जाएगा। तो जब रेट निकालोगे तो देखोगे कि यहाँ पर इसका और इसका कंसंट्रेशन जो है वो क्या चेंज आ रहा है। और कंसंट्रेशन अगर कुछ इसमें इससे कंसंट्रेशन में कुछ इफेक्ट पड़ रहा है और वही इफेक्ट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेट के, तो क्या हो जाएगा, वो जो है जो इसका कंसंट्रेशन होगा वो इसको इफेक्ट करेगा और उससे रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जा पाएगी। चलिए अब आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, लिख लीजिएगा इसको, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है लिखा जाए, लिखिएगा द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट in a given time, change in the concentration of reactant or product in a given time is known as rate of reaction। अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन व लगे हुए समय का अनुपात अभिक्रिया की दर कहलाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से करके हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं मान लो कि एक रिएक्शन हो रहा है A + B गिव्स आउट C, तो ये क्या है रिएक्टेंट और ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो अभिकारक और उत्पाद। अगर हमें लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, स्मॉल r इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये सोचने वाली बात है। जाहिर सी बात है, अगर 1 मोल लिया होगा A और 1 मोल लिया होगा B और बाद में हम कह दे रहे हैं कि भैया यहाँ पर 1 मोल C बनेगा। ठीक है, तो 1 मोल C कब बनेगा, जब इसमें से कुछ ना कुछ निकाला जाएगा ना, तो जो कुछ निकाला जाएगा उसमें क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, इंक्रीज नहीं करेगी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, डिक्रीज करेगी, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज करेगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हम लोगों को। तो इस चीज़ को डिनोट करने के लिए या सिंबलाइज करने के लिए यहाँ पर एक विधि का प्रयोग किया। जैसे यहाँ पर जब रिएक्टेंट लिखने जा रहे हो तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के साथ माइनस लगा दिया। माइनस लगाने का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। तो अब यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन टाइम, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, प्लस में, प्लस का मतलब इंक्रीज हो रही है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन टाइम टेकन। इट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अभिक्रिया की दर है, यानी हमको कुछ करना ही नहीं है, हमको अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता पर ध्यान देना है और कितना समय लगा। अगर ये चीज़ हम निकाल सकते हैं तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान काम है, लेकिन इतना भी आसान है नहीं। बस देखने में लग रहा होगा कि बहुत आसान है, तो आराम से हो जाएगा, है ना, लेकिन इतना आसान है नहीं। और लेकिन समझ ही लिया जाए तो फिर भैया इससे भी आसान कुछ है भी नहीं, है कि नहीं। तो इसमें आपने लिख लिया होगा फॉर रेट ऑफ रिएक्शन के डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 2 टाइप से निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जाती है, 2 टाइप से। कह रहा है कि एवरेज रेट निकाला जा सकता है, एवरेज रेट, ठीक है, औसत वेग, यहाँ पर वेग लिख ले रहा है या आप दर लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहें। ठीक है, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब तात्क्षणिक दर। ठीक, देखो नाम से ही पता चल रहा है, औसत और तात्क्षणिक, मतलब जिस क्षण पे, जिस टाइम पे, एट ए टाइम, जिस टाइम पर आपको रेट निकालनी है। अगर दिया है कि 10वें सेकंड पे आपको रेट निकालनी है तो दैट इज़
इंस्टेंटेनियस रेट, और कह रहा है कि इस रिएक्शन में 10 सेकंड लगते हैं, अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए। तो पूरी अगर जो है आप टाइम ले लेते हो, पूरा टाइम आप मेजर करते हो एक साथ, तो इसको क्या बोलोगे, एवरेज रेट बोलोगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है इसको लिख लिया जाए। देखिएगा, द एवरेज रेट इज डिफाइंड एज change in the concentration of reactant or product in a given time or per unit time is known as average rate of reaction, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस रेट लिख लिया जाए। इंस्टेंटेनियस रेट लिखिएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product in a given time in a small time interval is known as instantaneous rate। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है कि एक में स्मॉल टाइम इंटरवल लिया जा रहा है और एक में क्या हो रहा है, एक लॉन्ग टाइम इंटरवल लिया जा रहा है या कंप्लीट टाइम लिया जा रहा है। तो उस समय उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट कहते हैं। दोनों को एक्सप्रेस करने का तरीका भी अलग है। ठीक है, एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर अगर डेल्टा का यूज़ किया गया तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक डेल्टा क्या होता है मैथमेटिक्स में, एक लॉन्ग चेंज के लिए, एक बिग चेंज के लिए क्या होता है, यूज़ किया जाता है। जबकि अगर डिफ्रेंसिएशन का साइन यूज कर लिया जाए, डी यूज़ कर लिया जाएगा, तो क्या होगा, फॉर अ स्मॉल चेंज। ठीक है, एक छोटे परिवर्तन के लिए डी का प्रयोग किया जाता है। अगर इसी के लिए हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, तो आप क्या कहते हैं, इसको स्मॉल चेंज कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक बिग चेंज है, एक लॉन्ग चेंज है, जिसकी वजह से उसको हम औसत दर यानी एवरेज रेट कहते हैं और इसको इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। इसका और कायदे समझते हैं, आइए।